ये कहानी उस स्त्री की है जिसने प्रेम में सब कुछ दे दिया, और उस पुरुष की जिसने उसी प्रेम को अपनी सुविधा समझ लिया। ये बदले की नहीं, त्याग की ऐसी कथा है जो अंत में पछतावे को जन्म देती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक संध्या की शांति में डूबा बैठा था। सामने चांद की धुंधली रोशनी में नीली सी पहाड़ियां अनंत सपने की तरह गंभीर, रहस्यमय और सुंदर लग रही थी। उन पहाड़ियों के नीचे बहती हुई नदी चांदी की रेखा जैसी दिखाई देती थी, मानो पहाड़ों का सारा संगीत, सारा रहस्य उसी उजले प्रवाह में घुल गया हो। युवक के पहनावे से साफ लगता था कि वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था, न उसकी मूंछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवरे हुए थे। उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी, यहां तक कि कोट की जेब में फाउंटेन पेन भी नहीं था। लगता था या तो वो सादगी का प्रेमी था या दिखावे का विरोधी। वो युवक चुपचाप उन्हीं पहाड़ियों की ओर देख रहा था कि अचानक बादलों की गरज जैसी एक भयानक आवाज सुनाई दी। नदी का मधुर गीत उस तेज शोर में दब गया। ऐसा लगा मानो पहाड़ भी कांप उठे हों, जैसे उनके भीतर कोई जोरदार युद्ध छिड़ गया हो। वो आवाज रेलगाड़ी की थी जो नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। उसी समय एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, आज भी इसे ही वैर निभाना था। युवक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा मन चाहता है कि मैं कहीं न जाऊं। मैंने तय कर लिया है, तुम्हारी खुशी के लिए ही मैंने हां की थी, लेकिन अब जाने का मन नहीं होता। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने दुख भरे स्वर में कहा। 3 साल के बिछोह के बाद फिर तो जीवन भर कोई रुकावट नहीं रहेगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा करो। आने वाले सुख की आशा में मैं सारे कष्ट सह लूंगी। ये कहकर युवती जलपान लाने के बहाने भीतर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ चुके थे। इन दोनों के विवाह को अभी 1 ही साल हुआ था। युवक का नाम केशव था। वो बंबई विश्वविद्यालय से एमए पास करके नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। नए युग की नई सामाजिक और वैवाहिक बातों ने उसे जरा भी नहीं डगमगाया था। उसे पुरानी परंपराओं से बहुत लगाव था। प्रोफेसर बनने के बाद उसके माता पिता ने उसका विवाह इसी युवती से कर दिया था। परंपरा के अनुसार हुए इस विवाह में ही दोनों को प्रेम मिल गया था। केशव छुट्टियों में ही घर आता, पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से लौट जाता। वे 2-4 दिन सपने की तरह बीत जाते। दोनों बच्चों की तरह रो रो कर विदा होते। युवती इसी छत पर खड़ी होकर उसे तब तक देखती रहती जब तक निर्दयी पहाड़ियां उसे आंखों से ओझल न कर दें। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि बिछोह ने फिर सिर उठा लिया। केशव को विदेश जाकर आगे पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। दोस्तों ने बधाइयां दी। ऐसा अवसर किसे मिलता है, वो भी बिना मांगे। केशव बहुत खुश था, लेकिन दुविधा में भी था। घर पहुंचा तो माता पिता और रिश्तेदारों ने इस यात्रा का जोरदार विरोध किया। शहर में जहां बधाइयां मिली थी, गांव में उससे ज्यादा रुकावटें मिली। लेकिन सुभद्रा की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो केशव को ऊंचाइयों पर देखना चाहती थी। उसके मन में तब भी वही पत्नी धर्म था। वो तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, कपड़े संवारेगी, पैर दबाएगी और पंखा झलेगी। उपासक की सारी महत्वाकांक्षा अपने आराध्य के लिए होती है। वो उसे सोने का मंदिर बना देगा, सिंहासन सजाएगा, लेकिन स्वयं वही सेवक रहेगा। सुभद्रा को कभी अपने लिए मुकुट या वैभव की चाह नहीं हुई। सुभद्रा ने तब तक चैन नहीं लिया जब तक केशव ने विदेश जाने का वादा नहीं कर लिया। माता पिता ने उसे बुराबला कहा, लेकिन अंत में मान गए। सारी तैयारियां हो गई। स्टेशन पास ही था और गाड़ी वहां देर तक रुकती थी। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी।
उसी समय केशव ने फिर कहा, रोना मत, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। सुभद्रा ने उसे गले लगाकर कहा, चिट्ठियां बराबर लिखते रहना। फिर मुस्कुराकर बोली, देखना वहां की विदेशी लड़कियों के जाल में न फंस जाना। केशव हंसकर बोला, अगर स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर न देखूं। दोनों गले मिले। बाहर रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। केशव ने बड़ों के पैर छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। कुछ ही पलों में गाड़ी चल दी। इधर गाड़ी में बैठा केशव पहाड़ों को देख रहा था और उधर सुभद्रा जमीन पर बैठी सिसकियां भर रही थी। दिन ऐसे बीतने लगे जैसे बीमारी के दिन बीतते हैं। दिन भारी और रातें डरावनी। पूरी रात यही मनाता हुआ निकल जाती कि किसी तरह सुबह हो जाए, और फिर दिन भर यही सोचती रहती कि कब शाम होगी। वो मायके चली गई कि शायद वहां मन बहल जाए। 10-15 दिन तक तो कुछ बदलाव महसूस हुआ, फिर हालत और बिगड़ गई। वो वहां से भागकर ससुराल लौट आई। जैसे कोई बीमार करवट बदलकर थोड़ी राहत महसूस करता है। शुरुआत के 5-6 महीनों तक केशव के पत्र ठीक 15 दिन पर आते रहे। उन पत्रों में विरह का दुख कम और नए नए दृश्यों का वर्णन ज्यादा होता था। फिर भी सुभद्रा संतुष्ट थी। जब वो पत्र लिखती तो विरह के दर्द के सिवा कुछ लिख ही नहीं पाती थी। कई बार उसका मन इतना घबरा जाता कि वो पछताने लगती, क्यों जाने दिया उसे। कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं और उनके दर्शन भी न हो। लेकिन 6ठे महीने से पत्रों में देर होने लगी। पहले महीने में एक पत्र आने लगा, फिर वो भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-5 पत्र पहुंचते, तब कहीं एक उत्तर आता, वो भी बिना मन के लिखा हुआ। उसमें काम की अधिकता और समय की कमी की शिकायत होती। एक भी ऐसा शब्द नहीं होता जो उसके दिल को सुकून दे। प्रिय जैसे शब्द तो पूरी तरह गायब हो गए। सुभद्रा बेचैन हो उठी। उसने खुद ही यूरोप जाने का निश्चय कर लिया। वो सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगा सह लेगी। बस केशव को अपनी आंखों से देखती रहेगी। वो ये बात उनसे छिपाकर रखेगी ताकि उन्हें कोई चिंता न हो। उनसे बोलेगी भी नहीं, बस कभी कभी उन्हें भरपूर नजरों से देख लेगी। उसी में उसे शांति मिल जाएगी। उसे क्या पता था कि उसका केशव अब उसका रहा ही नहीं। वो किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में बंध चुका था। कई दिनों तक ये विचार उसके मन में पलता रहा। उसे कोई शंका नहीं थी। अखबार पढ़ पढ़कर उसे समुद्री यात्रा की जानकारी हो गई थी। एक दिन उसने सास-ससुर के सामने अपना निश्चय रख दिया। उन्होंने बहुत समझाया, रोका भी, लेकिन सुभद्रा अडिग रही। अंत में सबको मानना पड़ा। उसने कुछ पैसे खुद जोड़ रखे थे, कुछ ससुराल से मिले। मां बाप ने भी सहायता की। रास्ते के खर्च की चिंता नहीं रही। इंग्लैंड पहुंचकर वो क्या करेगी, ये उसने तय नहीं किया था। बस इतना जानती थी कि मेहनत करने वाले को कहीं भूखा नहीं रहना पड़ता। विदा के समय सास-ससुर उसे स्टेशन तक छोड़ने आए। गाड़ी की सीटी बजने पर सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने की खबर वहां मत लिखना। उन्हें चिंता होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ससुर ने वादा किया। गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहां समृद्ध देश होते हुए भी गरीबी दिखाई देती है। ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे यहां आए 1 महीना हो चुका था। यात्रा से पहले उसके मन में जितनी आशंकाएं थी, वे अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। बंबई बंदरगाह पर जहाज में जगह मिलना बहुत आसान रहा। वो अकेली औरत नहीं थी जो यूरोप जा रही हो। उसी जहाज से 5-6 और महिलाएं भी जा रही थी। किसी को स्कूल में नौकरी मिलनी थी तो कोई अपने पति के पास जा रही थी। रास्ते में सुभद्रा को कोई परेशानी नहीं हुई। लंदन पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो गई। सुभद्रा ने इसी इलाके में एक कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि केशव का रहने का स्थान यहां से पास था। रोजी रोटी का सवाल भी ज्यादा कठिन नहीं रहा। जिन महिलाओं के साथ वो आई थी, उनमें कई बड़े अफसरों की पत्नियां थी।
उन्हीं के जरिए सुभद्रा को 2 अंग्रेज महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। बाकी समय वो भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने लगी। कल उसने केशव को देखा था। बस से उतरते हुए उन्हें देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में आया कि दौड़कर उनके गले लग जाए और पूछे, क्यों जी, यहां आते ही तुम बदल गए? जाते समय किए वादे याद है? लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। तब से अब तक उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नशे में हो। वो उनके बहुत पास थी। चाहती तो रोज उन्हें देख सकती थी, उनकी आवाज सुन सकती थी। अब वे उससे बचकर कहाँ जाएंगे? पत्रों की अब उसे कोई चिंता नहीं रही। शाम हो चुकी थी। धुएं में बिजली की लाइटें बुझी बुझी सी लग रही थी। सड़क पर स्त्री पुरुष घूम रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को जीवन का आनंद लेना कितना आता है, जैसे किसी को कोई चिंता ही नहीं। समय पर काम, समय पर आराम। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है। और हम लोग न ठीक से हंसते हैं न रोते हैं। दिन भर काम करने का दिखावा करते हैं, पर मन कहीं नहीं लगता। शायद हमारी जाति की आत्मा ही कमजोर हो गई है। तभी उसने केशव को जाते हुए देखा। हां, वही थे। वो तुरंत कुर्सी से उठी और बरामदे में आ गई। मन हुआ कि दौड़कर उनके गले लग जाए, लेकिन तभी उसने देखा केशव किसी युवती का हाथ पकड़े हुए थे। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। ये युवती कौन है? उसने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था, पहनावा भारतीय था। इससे अधिक वो कुछ न देख पाई। सुभद्रा ने तुरंत जूते पहने, दरवाजा बंद किया और गली में निकल पड़ी। वो तेजी से उसी दिशा में चलने लगी जिधर वे गए थे। उसके पैर खुद ब खुद तेज चलते जा रहे थे, जैसे वो दौड़ रही हो। लेकिन दोनों न जाने कहां गायब हो गए। शायद वे किसी बस में बैठ गए हों। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक चौड़ी सड़क पर पहुंच गई। दोनों ओर रोशनी से भरी दुकानें थी, होटल और रेस्तरां थे। वो हर तरफ आंखें दौड़ाती रही, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। अचानक उसे ख्याल आया, मैं कहां तक चली आई हूं? वो लौट पड़ी और तेजी से अपने कमरे की ओर चल दी। जब पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे। उसे पता ही नहीं चला कि इतना समय कैसे बीत गया। वो ऊपर पहुंची तो घरमालकिन बोली, तुम्हारे लिए बहुत देर से खाना रखा है। सुभद्रा ने खाना कमरे में मंगवा लिया, लेकिन खाने का मन कहा था। वो फिर उसी बरामदे में खड़ी होकर उसी दिशा में देखने लगी जिधर केशव गए थे। 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन केशव नहीं लौटे। उसने सोचा वे किसी दूसरे रास्ते से चले गए होंगे। अब यहां खड़े रहना बेकार है। लेकिन मन फिर कहता, क्या पता अभी आ जाए। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह सुभद्रा अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने हुए कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। वो बोली, मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत सुबह आ गई। आप कहीं जाने की तैयारी में लगती हैं। सुभद्रा ने एक कुर्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, हां, बाहर जा रही थी। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? कहते हुए सुभद्रा ने उसे सिर से पैर तक उसी परखी हुई नजर से देखा जिससे स्त्रियां ही एक दूसरे को देखती हैं। रूप के हिसाब से वो कोई बहुत सुंदर नहीं थी। रंग सांवला, कद छोटा, शरीर कुछ भारी, आंखों पर चश्मा। फिर भी उसमें कोई ऐसी बात थी जो मन को खींच लेती थी। उसकी आवाज में मिठास थी, व्यवहार में संयम और नम्रता थी। उसके सामने सुभद्रा खुद को हल्का सा छोटा महसूस करने लगी। युवती ने बैठते हुए कहा, अगर गलत ना हो तो मैंने सुना है आप सिलाई भी करती हैं। यहां मशीन देखकर ऐसा लगा। सुभद्रा बोली, हां, कुछ लेडियों को भाषा सिखाती हूं, बाकी समय सिलाई कर लेती हूं। आप कपड़े लाई हैं? युवती ने संकोच से सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, अभी कपड़े नहीं लाई हूं। दरअसल मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहती हूं कि मेरे कपड़े हिंदुस्तानी हों। शादी भी वैदिक रीति से ही होगी।
ऐसे कपड़े यहां आप ही बना सकती हैं। सुभद्रा मुस्कराई। तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। शादी कब है? युवती सकुचाते हुए बोली। इसी हफ्ते की बात चल रही है। मैं टालती आ रही हूं। चाहती थी भारत जाकर शादी करूं, लेकिन वे बहुत जल्दी कर रहे हैं। सुभद्रा, तो मैं जल्दी कपड़े तैयार कर दूंगी। युवती हंस पड़ी। मैं तो चाहती थी आप बहुत देर लगा दें। दोनों हंस दी। फिर युवती ने कहा, तुम हाल ही में आए हो? तुम्हारे पति भी यही हैं? सुभद्रा ने संभल कर कहा, नहीं, वे इस समय जर्मनी में हैं। संगीत पढ़ने गए हैं। तुम संगीत जानती हो? थोड़ा बहुत। केशव को संगीत बहुत पसंद है। केशव का नाम सुनते ही सुभद्रा को ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक चोट कर दी हो। वो चौंक गई। युवती ने पूछा, आप चौंक क्यों गई? क्या केशव को जानती है? सुभद्रा ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, बस नाम अनजान नहीं लगा। वे क्या करते हैं? युवती बोली, यहां एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। भारत सरकार ने भेजा है। बहुत विद्वान है। सब उनका सम्मान करते हैं। भाषण ऐसा देते हैं कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जीवनादर्श बहुत ऊंचा है। समझ नहीं आता मुझसी साधारण लड़की से उन्हें प्रेम कैसे हो गया। ये सुनकर सुभद्रा का दिल कांप उठा। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे शरीर में जान ही नहीं बची, मानो वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। अब उसे सच समझ में आ गया था। केशव अब उसका नहीं रहा। उसे पुराने दिन याद आने लगे। बीमारी में केशव की सेवा, उसका प्रेम, उसकी चिंता, सब आंखों के सामने घूमने लगा। वही केशव आज इतनी जल्दी उसे भूल गया। पहले उसने खुद को दोष दिया, फिर उस युवती को। ईर्ष्या और पीड़ा से उसका मन भर गया। फिर अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया। केशव ने उस युवती से अपने पहले विवाह की बात छिपाई होगी। उसने तय कर लिया, आज शाम जब वो युवती आएगी तब वो सारा सच बता देगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर नजर दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता नहीं था। मन में झुंझलाहट होती कि उसने क्यों उसी समय सब कुछ साफ साफ नहीं बताया। केशव का पता उसे मालूम था। वो मकान और गली का नंबर तक याद था, जहां से वो पत्र लिखा करता था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और युवती देर से आने लगी, सुभद्रा के मन में एक तरंग उठी कि जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा खत्म कर दे। कहे, तुम इतने भयंकर और चालाक हो, ये मुझे नहीं पता था। यही विद्या सीखने यहां आए थे? तुम किसी अबला को, जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया, ऐसे छल सकते हो? तुम्हारे पास इंसानियत का नाम तक नहीं बचा। लेकिन हर बार अभिमान ने उसके कदम रोक दिए। वो रोना नहीं चाहती थी और न ही केशव के सामने कमजोरी दिखाना चाहती थी। अगर केशव उससे नफरत करता है तो वो भी उससे नफरत करेगी। संध्या हो गई पर युवती नहीं आई। बत्तियां जल गई पर उसका कोई पता नहीं। अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो कूदकर बाहर आई। युवती कपड़ों का एक गट्ठा लेकर खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहां उन्हें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। उन्होंने चाहा कि मैं भी उनके साथ चलूं। मुझे उनकी थीसिस लिखने में मदद करनी होगी। मैंने भी मान लिया। केशव चाहते हैं कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार होगा। ये कपड़े जर्मनी से लौटने पर मुझे दे देना। विवाह में हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। सुभद्रा ने कपड़े मेज पर रखते हुए कहा, आपको धोखा दिया गया है। युवती घबराकर पूछी, धोखा? कैसा? मैं बिल्कुल नहीं समझी। आपका मतलब क्या है? सुभद्रा ने हिम्मत जुटाकर कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम उन्हें जानती हो? केशव ने तुम्हें सब कुछ बताया? हाँ, तो क्या तुम सच में मानती हो कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया?
तुम्हें पता है कि उनका विवाह हो चुका है? युवती का चेहरा कुछ उदास हो गया। उसने झुककर कहा, हाँ, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। सुभद्रा ने घृणा से देखा, ये जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करना चाहते हो? युवती ने गर्व से कहा, अगर मैं उन्हें देख लूं, उनसे बातें करूं, तो मैं अपने मन को नहीं रोक सकती। अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते, तब भी मैं नहीं मना करती। उनके साथ मेरी आत्मा खिल उठती है। सच है, उनका विवाह हुआ नहीं है। उनकी सच्चाई वही है। तुम्हें कल मेरे विवाह में आना होगा। सुभद्रा का चेहरा लाल हो गया। केशव ने उसे इतने काले रंगों में दिखाया, ये सोचकर उसका खून गर्म हो गया। सुभद्रा कितनी भी कोशिश करती कि शांत मन से सोचे, पर दिल में आग लगी थी। केशव के लिए उसने अपने प्राणों को भी हल्का नहीं समझा था। वही उसे ठुकरा रहा है। ये चोट इतनी अचानक और कठोर थी कि उसके दिल की कोमलता घबराई। उसका हर अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर समस्या उल्टी होती तो क्या केशव उसे नुकसान नहीं पहुंचाता? क्या पुरुष हो जाने से सब कुछ माफ हो जाता और स्त्री होने से सब कुछ गलत? सुभद्रा इसका विरोध करती थी। उसके मन में ख्याल आया कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उसके कमरे में घुस आए तो वो अपने आप को बचाने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल करेगी। केशव ने उसके प्रेम का अपहरण किया था। यही सोचकर उसने खूंटी से पिस्तौल उतारी और ध्यान से देखने लगी। कल संध्या समय, जब केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सामने होंगे, उसी समय वो इस गोली से केशव के प्रेम खेल का अंत करेगी। संध्या का समय था। मंदिर में वर और वधू मित्रों के साथ बैठे थे। विवाह का संस्कार चल रहा था। सुभद्रा बरामदे में खड़ी थी। उसकी नजरें उसी दृश्य पर थम गई जब 3 साल पहले उसने भी इसी तरह केशव को मंडप में देखा था। तब उसके हृदय में कितना अनुराग था। अब केशव का रूप बदला हुआ सा लगा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में आकर्षण नहीं था। अब वो उसका नहीं था। विवाह संस्कार पूरा हुआ। सब बधाइयां देने लगे। सुभद्रा वही खड़ी रही, जैसे कोई विचित्र सपना देख रही हो। लोगों के निकलने पर वो भी निकल पड़ी, पर राह भटक गई। परिचित सड़कें उसे अनजान लगी। एक पुलिसकर्मी ने पूछा, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सुभद्रा, कहीं नहीं। उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी और वो अपनी गली पहचान गई। अगली सुबह युवती सुभद्रा के कमरे में आई। वो कपड़े सिल रही थी। युवती, तुम कल मंदिर में नहीं आई? सुभद्रा, हां, मैं अलग थी। युवती, केशव को देखा? सुभद्रा, हां। सुभद्रा मुस्कुराई, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो तुम्हारे योग्य नहीं लगे। तुम्हें ठगा? युवती हंसी, हां, मैंने खुद उन्हें ठगा है। सुभद्रा ने उसे अपने गहने पहनाए। युवती ने आईने में देखा। उसका रूप जगमगा उठा। सुभद्रा, आज इसी रूप में उनके पास जाना। युवती चकित, सच? आप अनुमति देती हैं? सुभद्रा, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद केशव कमरे में आए। वो चौंक गए। सुभद्रा शांत, गंभीर और निश्चल खड़ी थी। सुभद्रा, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको बधाई देती हूं। केशव स्तब्ध थे। सुभद्रा की उपेक्षा और गंभीरता ने उसे भीतर तक हिला दिया। युवती, उनके पति जर्मनी में है। केशव कुछ न बोल सके। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्यजनक है। सुभद्रा की गंभीर और संयत बातें और युवती की उपस्थिति ने सब विवाद खत्म कर दिया। केशव समझ गए कि सुभद्रा का प्रेम और त्याग सच्चा है। सुभद्रा की मजबूती और त्याग ने ये सिखाया कि सच्चा साहस और प्रेम हमेशा उजागर होते हैं। इस कहानी से प्रेरित होकर आप भी जीवन में सही निर्णय लेने का साहस रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।